नमस्कार छात्रों, वेलकम बैक। एक बार आप सबका स्वागत है फिर से डिकोड एग्जाम पर। छात्रों, जैसा कि आपको पता होगा कि प्रैक्टिस सेट यानी हम PYQ बेसिस पर आपका जो है यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से रिलेटेड, या हमने बताया था आपसे कि जो हमने पहले क्रैश कोर्स के अंतर्गत आपको विज्ञान यानी जनरल साइंस के टॉपिक वाइज जो चैप्टर करा है उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं एग्जामों के अंदर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर, ये एक अभ्यास कराने का कोशिश की जा रही है जिससे कि आपको आने वाले परीक्षाओं में सुविधा हो सके। छात्रों, ये नहीं कि यही प्रश्न आ जाएंगे छात्रों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये कि इनसे हमें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करने में ठीक है छात्रों हमें कोई मदद मिलेगी। तो आज उसी के क्रम में छात्रों हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग यहाँ पर कुछ मिक्स क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपके जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी के प्रश्न और उत्तर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा, देखते हैं कौन कौन से प्रश्न और उत्तर आज यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने छात्रों, पढ़िए इसमें गंभीरता के साथ में, बहुत जल्दबाजी मत करिएगा कई बार समझने में। और देखिए छात्रों, हम यहाँ पे एनालिसिस भी करेंगे कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए लिखा है, हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में पुनर्योजी शक्ति सबसे कम होती है, यानी रीजनरेटिव पावर। छात्रों, जैसा आपने देखा होगा कि आपके चोट लग जाती है, कहीं पर आपने देखा कट जाता है तो उसमें रिपेयरिंग हो जाती है, इसको हम कह सकते हैं हीलिंग की पावर, या छात्रों हम लोग इसी को कहते हैं रीजनरेटिव पावर। तो हमारे शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार की जो है जगहों पर स्थान है, हमारे शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं, उनके अंदर अपनी पुनर्योजन के मतलब होता है रीजनरेटिव पावर्स होती है। तो कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा होती है। उसी के संदर्भ में पूछा गया प्रश्न है कि विच सेल इन आवर बॉडी हैव द लीस्ट रीजनरेटिव पावर। यहाँ लीस्ट पूछ रहा है मतलब सबसे कम टूट फूट की मरम्मत की क्षमता होगी मस्तिष्क कोशिकाओं में, मांसपेशी कोशिकाओं में, अस्थि कोशिकाओं और यकृत कोशिकाओं में। तो छात्रों आपको पता होना चाहिए कि इसका जो उत्तर होना है वो ऑप्शन ए होगा। कारण क्या है कि छात्रों जो हमारा तंत्रिका तंत्र है इसके अंदर सबसे कम टूट फूट या मरम्मत की क्षमता पाई जाती है। अगर हम देखें तो छात्रों हमारे शरीर के बहुत सारे हिस्से हैं जहां पर अगर देखा जाए तो यकृत कोशिकाओं के अंदर सबसे ज्यादा रीजनरेटिव पावर होती है, यानी कि टूट फूट हीलिंग की मरम्मत की क्षमता पाई जाती है। अगर आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए मैक्सिमम रीजनरेटिव पावर प्रेजेंट इन, तो आप कहेंगे लीवर सेल्स या यकृत कोशिकाओं में, और सबसे कम कहाँ होती है छात्रों, तो मस्तिष्क कोशिकाओं के अंदर होती है। जल्दी से कोई भी समस्या अगर हो जाता है, याद रखिए किसी को भी मस्तिष्क से रिलेटेड, तो जल्दी से बीमारियां ठीक नहीं होती। रिकवरी में साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल आपने देखा है। कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो यूं ही बीमारी तुरंत ठीक नहीं हो जाया करती, एक लंबा इलाज चलता है तभी जाके बीमारियां वगैरह ठीक होती है। तो न्यूरॉन से जो हमारा मस्तिष्क है, न्यूरॉन्स क्या है, नर्व सेल्स होती हैं, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट्स होती हैं छात्रों। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ लिया, लगभग मानो मस्तिष्क में 86 अरब न्यूरॉन्स कोशिकाएं पाई जाती हैं छात्रों। ठीक है, न्यूरॉन्स कोशिकाएं जो मस्तिष्क को इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जो है ट्रांसफर करती है, जिससे कि हम लोग चीज़ों को महसूस करते हैं, हमारी संवेदनाएं पैदा हो सकती हैं और छात्रों हम चीज़ों को समझ सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं और उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिससे हमें मस्तिष्क के जो भी काम है छात्रों सचेत रखना, सबसे बड़ा काम हमारे मस्तिष्क का यही कोशिकाओं के जरिए से होता है। अगला प्रश्न पर आते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है। छात्रों देखिए यहाँ पे जो प्रश्न में जल्दबाजी मत करिएगा, कई बार एक सवाल आ जाता है, जरूर देखिएगा। बड़ा और लंबा दो अलग अलग शब्द हैं, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट। लार्जेस्ट एक अलग शब्द है, लॉन्गेस्ट एक अलग शब्द है। कई बार आता है कि शरीर के अंदर सबसे लंबी कोशिकाएं बताएं, शरीर के अंदर सबसे लंबी मांसपेशी बताएं, शरीर के अंदर सबसे बड़ी मांसपेशी बताएं, इस तरह के प्रश्न आते हैं। और गलती मत करिएगा कि आप देखें तुरंत उठा फटाफट टिक कर दिया, ऐसा नहीं। यहाँ पे अगर विकल्प को देखिए, जरूर चारों विकल्प पे देखिए, कहीं ऐसा हो जिस पर आप सोच रहे हैं वो ना भी सही हो। जैसे कह रहा द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, बात यहाँ लार्जेस्ट की कर रहा, लेकिन विकल्प यहाँ पे तंत्रिका कोशिका है, नर्व सेल, दूसरा है छात्रों मांसपेशी कोशिकाएं, यकृत कोशिका और किडनी कोशिकाएं। अगर छात्रों यहाँ पे हम लार्जेस्ट जो है सेल कहते तो मनुष्य के अंदर, महिलाओं के अंदर ओवम सेल जो होती है वो सबसे बड़ी सेल होती हैं, अंडाणु कोशिकाएं सबसे बड़ी कोशिकाएं होती हैं, जिसको हम एग सेल भी बोलते हैं, ओवम सेल बोलते हैं। लेकिन लॉन्गेस्ट सेल की अगर हम बात करें छात्रों, सबसे लंबी कोशिकाओं में, तो उत्तर उसका नर्व सेल होगा। लेकिन दिए गए प्रश्न और उत्तर के अनुरूप अगर हम देखें तो यहाँ पे किडनी, लीवर, मसल्स और नर्व है, यानी कि ओवम और एग सेल होता, तब आपका उत्तर होता अंडाणु कोशिकाएं जो कि महिलाओं के अंदर पाई जाती है छात्रों। ठीक है, बच्चे बढ़ने की प्रक्रिया में उसकी जरूरत आवश्यकता होती है। अगर हम देखें छात्रों लॉन्गेस्ट अगर पूछता तब ये उत्तर बिल्कुल सटीक उतरता, यानी कि अगर लंबाई में पूछता कि लॉन्गेस्ट कोशिकाएं कौन से, सबसे लंबी सेल कौन सी हैं, तब आप कहते हैं तंत्रिकाएं कोशिकाएं हमारे शरीर की सबसे लंबी होती हैं। और सबसे बड़ी कोशिकाओं में छात्रों हमने बताया एग सेल है, ओवम सेल्स होता है, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर होना चाहिए छात्रों। तो इसीलिए हम आपसे कहेंगे कि यही प्रैक्टिस है हमारा, यहाँ पे जो अभ्यास चल रहा है, ये मत देखिए कि किन परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया, ये देखिए कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। हमें यहाँ पे तैयारी अपने आप को कर रखना है छात्रों। यहाँ पे
आपको पता चल गया, दो तरह से हमने आपको बता दिया। अब तीसरा छात्रों जो प्रश्न है वो कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, यानी कि एंटीबॉडीज आप जानते हैं छात्रों, या प्रतिरक्षी अगर हम लोग बात करें यहाँ पे प्रतिरक्षण के लिए या अब फाइट अगेंस्ट डिजीजेज, रोगों से लड़ने में जो है आपने पता होगा छात्रों अलग अलग प्रकार के हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं। कुछ कोशिकाएं ऐसे होती हैं जो हमारे इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार होती हैं, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने में जिम्मेदार होती हैं। तो उन्हीं के बारे में आपसे यहाँ प्रश्न पूछ रहा है, कौन सी कोशिकाएं प्रतिरक्षी उत्पन्न करती हैं यानी कि एंटीबॉडीज को पैदा करने में मदद करती हैं। पहला है आपके सामने स्नोफिल। आपने ब्लड वाला चैप्टर अगर पढ़ा है छात्रों तो बखूबी आप इसमें कर पाएंगे। मोनोसाइट, बेसोफिल, लिम्फोसाइट। छात्रों हमने आपसे बताया था कि WBC जो होती है वो हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार होती है, प्रतिरोधक क्षमता के लिए जिम्मेदार होती है, रोगों से लड़ने के लिए जिम्मेदार होती है। उसके 5 प्रकार होते हैं जिसमें बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, ठीक है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट छात्रों, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आपसे कह रहा है सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज छात्रों, तो यहाँ पे जानना जरूरी है स्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ये तीनों जो है एलर्जिक टाइप के रिएक्शंस के लिए जिम्मेदार हैं छात्रों। मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो सेल्स होती हैं छात्रों अगर हमारी बॉडी के अंदर कुल मिला के देखा जाए तो इम्यूनिटी के लिए सबसे ज्यादा जो उत्तरदायी कोशिकाएं हैं वो लिम्फोसाइट्स। इसमें टी सेल और बी सेल आपने पढ़ा होगा, टी लिम्फोसाइट सेल भी है। ये वही सेल्स है जो HIV हमने आपसे बताया था कि आकर अटैक करता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि बी सेल्स एंड टी सेल छात्रों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बी सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड टी सेल्स आइडेंटिफाई द एंटीजन छात्रों। और देखिए एंटीजन की वजह से ही एंटीबॉडीज पैदा होते हैं, क्योंकि एंटीजन न पैदा होंगे तो एंटीबॉडीज नहीं पैदा होगी। तो एंटीजन को भी पैदा करना, जिसको हम लोग प्रतिजन बोलते हैं हिंदी में, और इनको प्रतिरक्षी बोलते हैं छात्रों। ये बीमारी को किल करने में, डिजीज को, रोगों को खत्म करने में इनकी आवश्यकता बहुत ही ज्यादा होती है। इसीलिए छात्रों हम लिम्फोसाइट कहेंगे। लिम्फोसाइट WBC का एक अपना टाइप, एक रूप होता है छात्रों जो रोगों से रक्षा प्रदान करने में मदद करता है। तो इस तरह दिए गए प्रश्न के अंदर आपका विकल्प क्या हो जाएगा? लिम्फोसाइट छात्रों। इसका जो है सही उत्तर आपका होगा लिम्फोसाइट। अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे छात्रों चौथा, स्लाइम मोल्ड्स ग्रो ऑन। स्लाइम मोल्ड क्या है? पहली चीज तो आपको समझना छात्रों जरूरी है। हमने आपसे इसलिए कहा था कि जो क्रैश कोर्स कराया है उसमें काफी कुछ हमने बताया। आप अगर उसको करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। अपवंक, यहाँ पे लिखा है अवपंक फफूंदी पर बढ़ते हैं, यानी कहाँ ये ग्रोथ करते हैं, कहाँ पे ये वृद्धि करते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे छात्रों के अवपंक फफूंद क्या है। फफूंद के हमने आपको 3 प्रकार बताए थे, जिसके अंदर बताया था ईस्ट जो होता है, जिसे हम छात्रों खमीर कहते हैं, उसका उपयोग अलग होता है। एक होता है मशरूम छात्रों, जिसे हिंदी में कुकुरमुत्ता बोलते हैं, उसका उपयोग अलग होता है। वो आप देख सकते हैं खाने के लिए भी उपयोग किए जाते हैं। बाकी तीसरा है छात्रों मोल्ड। मोल्ड का मतलब छात्रों होता है फफूंदी। फफूंदी ये आपको आटे पर, खाने पर, आपने देखा ब्रेड पर, रोटी पर, आपके जितना भी केक पर, आपके घरों के अंदर अचार में आपको फफूंदी दिखाई पड़ जाएगी छात्रों। खाना खराब होगा, टिफिन में खाना रखा सड़ जाएगा, दूसरे दिन फफूंदी पड़ जाएगी। ये जो फफूंदी होती है छात्रों, इसको हम लोग मोल्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि कहाँ पर आपको जल्दी से ग्रोथ करता हुआ मिलेगा? ये महासागरों में मिलेगा, दूसरा कह रहा ताजे पानी पर, तीसरा कह रहा मृत और सड़े हुए पदार्थों पर, या हिल्स मतलब पहाड़ी पर। तो छात्रों आपको बखूबी इसका आंसर समझ में आ गया कि जो फफूंद होते हैं छात्रों वो हमेशा डेड डिकेइंग चीजों पर ग्रोथ करते हैं, यानी मरी हुई सड़ी हुई चीजों को, चाहे वो भोजन हो चाहे वो किसी का शरीर हो छात्रों, यहाँ पे डेड डिकेइंग चीजों पर ग्रोथ करते हैं। इसलिए यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, क्योंकि फफूंद जो होते हैं वो सभी मृतोपजीवी होते हैं, यानी कि सैप्रोफाइट्स होते हैं, सड़ी हुई खराब होने वाली चीज़ों के ऊपर, ठीक है, जो है आश्रित होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 5 छात्रों कहता है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग बियर्स स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। देखिए अब यहाँ पे आ गया छात्रों कि इनमें से आपको बताना है कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, सबसे छोटी कोशिका इनमें से किसके पास है, यानी कि 4 आपके सामने विकल्प हैं। बड़ा ही कंफ्यूजन है छात्रों। ज्ञात पृथ्वी पर कहा गया कि अब तक की सबसे छोटी कोशिका क्या है और सबसे बड़ी कोशिका क्या है। इसमें छात्रों 2 आपको नंबर मिल सकते हैं, 2 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। पहला है छात्रों कि अगर आप शुतुरमुर्ग का अंडा देखेंगे तो दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है छात्रों। लेकिन दूसरी अगर हम बात करें कि शरीर के अंदर, तो उत्तर अलग है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें कि पृथ्वी पर ज्ञात सबसे छोटी सूक्ष्म कोशिका अगर कोई है तो वो जीवाणु कोशिका है। जीवाणु कोशिकाओं में भी अगर उत्तर में आपके पास 2 विकल्प आ गए, एक तो बैक्टीरियम जीवाणु है और दूसरा माइकोप्लाज्मा, तीसरा वायरस और चौथा ईस्ट है। तो छात्रों यहाँ पर आपको बता दें कि आपका उत्तर जो बनेगा वो माइकोप्लाज्मा बनेगा, जिसको हम PPLO भी बोलते हैं।
प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं छात्रों। ये एक तरह का आपको बता दें निमोनिया को पैदा करने के लिए जिम्मेदार एक बैक्टीरिया है। यानी कि बैक्टीरिया सबसे छोटे, आपसे अगर पूछा जाए कि पृथ्वी पर ज्ञात सबसे छोटी आकार की कोशिकाएं अगर कोई है तो आपका उत्तर नॉर्मली होगा कि जीवाणु कोशिकाएं। लेकिन अगर आपसे पर्टिकुलर उपयुक्त विकल्प पूछा जाए, बिल्कुल रिलेवेंट आपसे ऑप्शन पूछे, तब छात्रों आप लगाएंगे माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल ऑन अर्थ। पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका का उत्तर होगा ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा छात्रों, इसको हम लोग पीपीएलओ भी बोलते हैं, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म पीपीएलओ। ठीक है छात्रों, ये अगर देखा जाए तो सबसे छोटा जो है ज्ञात सबसे छोटी कोशिका है पृथ्वी पर। और अगर आज छात्रों आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो आकार के अंदर हमने आपसे बताया था कि शुतुरमुर्ग का अंडा जो है ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट सेल ऑन अर्थ है। छठा प्रश्न कहता है कि विच सेल डिसऑर्डर इन आवर बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल इन कलर ब्लाइंडनेस। तो सबसे पहले छात्रों आपको यह पता होना चाहिए कि कलर ब्लाइंडनेस क्या है। कलर ब्लाइंडनेस छात्रों आपको पता होगा कि एक ये जन्मजात रोग है, यानी अगर हम देखें तो ये एक हेरिडिटरी यानी कि वंशानुगत रोग है, यानी ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल सकता है। ठीक है, दूसरी चीज आपको हमने बता दी कि जिसमें कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है वर्णधानता। वर्णधानता का मतलब होता है कि छात्रों कुछ खास रंग ऐसे होते हैं जो व्यक्ति जिससे ग्रसित है इस बीमारी से उन रंगों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, चिन्हित नहीं कर पाता। ठीक है, जैसे लाल और हरा रंग, दो ऐसे रंग हैं छात्रों जो बेहद इंपॉर्टेंट रंग है, उनको ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, बल्कि कि इनको ये सफेद या हल्का सिल्वर के कलर का नजर आता है। छात्रों ये जो समस्या पैदा होती है वो आपसे पूछ रहा है कि किस प्रकार की कोशिकाओं के अंतर्गत खराबी होने से होता है या जिम्मेदारी से। WBC आप जानते ही हैं, कोन सेल्स, रॉड सेल्स और न्यूरॉन सेल। आंखों के अंदर छात्रों नेत्र में हमारे कोन सेल और रॉड सेल दोनों पाई जाती हैं। ठीक है, कोन सेल याद रखिए छात्रों, इसको शंकु कोशिकाएं कहते हैं या शंकुआकार कोशिकाएं। ये जिम्मेदार होती हैं हमें कलर विजन दिखाने के लिए, यानी हमें रंगीन कलर इमेज को दिखाने के लिए छात्रों जो होती हैं वो कोन सेल जिम्मेदार होती हैं। रॉड सेल जो होती हैं वो इमेज के पैटर्न को बनाने में मदद करती हैं। तो छात्रों आपको बता दें कि जो कलर ब्लाइंडनेस है वो एक वंशानुगत बीमारी है, हेरिडिटरी डिजीज है। इसमें महिलाएं सदैव वाहक होती हैं, जिसमें लाल और हरा रंग का व्यक्ति आसानी से उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। छात्रों एक होता है नाइट ब्लाइंडनेस जो कि विटामिन की कमी से होता है। यहाँ पे दिए गए विकल्प के अंदर ऑप्शन बी होगा कोन सेल। छात्रों कोन सेल ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। शंकुआकार कोशिकाएं जो कि इसके अंदर व्यवधारित हो जाती हैं, यानी उनके अंदर समस्या पैदा हो जाती है। नेक्स्ट वन, अगला जो क्वेश्चन है छात्रों 7वां प्रश्न है, व्हाट आर द बेसिक यूनिट फ्रॉम विच ह्यूमन स्पेयर पार्ट्स कैन बी क्रिएटेड। अगर हिंदी में कहा जाए कि इनमें से वो कौन सी कोशिकाएं हैं जिससे मनुष्य के सभी अंग के या सभी भाग तैयार किए जा सकते हैं, यानी मदर सेल। ऐसी मातृत्व कोशिकाओं के बारे में आपसे जानना चाह रहा है इन 4 में, जो पूरे शरीर के अंदर आंख, नाक, आपका गला, मुंह, जितना भी है बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी स्पेयर्स हैं, उनको वो निर्मित करने में मदद करती है। यानी पहला है तंत्रिकाएं कोशिकाओं से हमारे शरीर के समस्त भाग तैयार हो सकते हैं। स्टेम्स कोशिकाएं, तीसरा हृदय कोशिकाएं, चौथा वृक्क कोशिकाएं। छात्रों तो ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस वक्त जो है ज़्यादातर क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, अगर हम बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की या बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, जिसके अंदर स्टेम सेल्स के ऊपर काम चल रहा है। स्टेम सेल्स मदर सेल होती हैं छात्रों, यही जो कोशिकाएं हैं हमारे शरीर के अंदर पूरे बच्चे के, बेबी के शरीर के सभी अंगों को बनाने के लिए उत्तरदायी होती हैं। ये मदर सेल जो है माँ के ऐसे शरीर से बच्चे के जब अम्बिलाइकल कॉर्ड होती है, जो इसको हम गर्भनाल बोलते हैं छात्रों, उसके अंदर भी आपको ये मिल सकती है। ठीक है, जिससे कि पूरे बच्चे का निर्माण होता है। इसलिए गर्भनाल को जो है संरक्षित करके स्टेम सेल बैंक के अंदर रखा जाता है, ताकि आने वाले समय में कभी भी अगर उस सेल को रखा गया तो उस बच्चे के अंदर आने वाले समय में कोई भी अगर न्यूरोलॉजिकल, मानसिक या कोई इस तरह की क्षति विकृति होती है, यानी कोई भी प्रकार के अंग उसके डैमेज होते हैं, तो उससे उसको रीहीलिंग कर सकते हैं, यानी बनाया जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है। 8वां प्रश्न कहता है कि पेट के भीतरी परत को ढकने वाली अभिसारी म्यूकॉइड क्षारीय पदार्थ इनमें से क्या होता है और उसका क्या मुख्य कार्य है छात्रों। यानी जो हमारा अमाशय है, अमाशय की बात कर रहा है छात्रों, पेट नहीं बल्कि इसको एब्डोमेन बोलते हैं। अमाशय का मतलब जहां हमारे शरीर में पाचन होता है, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग, वहां ये कह रहा है कि उसके भीतरी जो है, अंदर जो लेयर होती है जहां पर पाचन की क्रिया होती है, वहां पे इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, जो एक पतली सी जो है एक परत चढ़ी होती है अंदर,
उसके बारे में आपसे जानने की कोशिश कर रहा है कि उसका क्या काम है और उसका मुख्य कार्य क्या है। तो वो कह रहा है कि वो स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए है, जीवाणुओं के विपरीत वो काम करता है, एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया। तीसरा कह रहा है प्रिवेंट द एक्शन ऑफ पेप्सिन ऑफ म्यूकोशा, और चौथा है प्रिवेंट वायरल इन्फेक्शन। छात्रों, तो आपको बता दें कि आपने सोचा होगा कभी कि हम मांस खाते हैं, मांस पच जाता है, लेकिन छात्रों आप सोचिए कि हमारा जो आमाशय वो स्टील का नहीं बना है, वो प्लेटिनम गोल्ड का नहीं बना है छात्रों, वो भी मांस का बना हुआ है, लेकिन वो नहीं गलता। अपने सेक्रेशन से, अपने फ्लूइड से, अपने गैस्ट्रिक जूस से, अपने एसिड से, अपने एंजाइम से हमारा आमाशय नहीं पचता। 100 साल भी आप जिंदगी जिए, बराबर आप नॉनवेज खाएं, तब भी आपने देखा होगा कि नॉनवेज पच जाएगा, लेकिन छात्रों आपकी आंतें नहीं पचती। क्यों नहीं पचती हैं? कुदरत ने एक तरह से उनको इंसुलेटेड कर दिया है। इनर जो लाइनिंग होती है छात्रों, एक म्यूकॉइड होता है, म्यूकॉइड मतलब श्लेष्म चिपचिपा पदार्थ होता है, क्षारीय प्रकृति का, जिससे कि हमारे जो एसिड्स हैं जो वो है वो एक्ट नहीं करते, यानी पूरी तरह से उस पर काम करने से बचाते हैं। जिसलिए हमारा जो पेट है, आमाशय, वो ना गल के छात्रों क्या होता है कि मांस गलेगा, जो भोजन आपने ग्रहण किया उसको पचाया जाएगा, ना कि आपकी आंतें। तो छात्रों ऐसा होता है कि खुद की भी आंतें पच जाती तो इंसान जिंदा ही ना रहता। 9वां प्रश्न कहता है कि जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु क्या कहलाती है? यानी हमारे शरीर के अंदर ही अंदर कोई सेल जो है डेथ हो जाए, उसकी सेल की मौत हो जाए, मृत हो जाए, तो उससे क्या कहते हैं? यानी सेल के अंदर ही कोई अगर कोशिका, हमारे जीवित शरीर के अंदर कोई इंसान जिंदा और उसके अंदर सेल डैमेज हो जाए, विद इन ए लिविंग बॉडी इज ए कॉल्ड। पहला कह रहा है न्यूट्रोफिलिया, तीसरा है छात्रों नेफ्रोसिस, तीसरा है नेक्रोसिस, और चौथा है छात्रों न्यूप्लेसिया। तो यहाँ पे छात्रों एक चीज़ है परिगलन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिगलन, अंग्रेजी में बोलते हैं नेक्रोसिस। छात्रों नेक्रोसिस जो है उस कई मेडिकल साइंस में देखें तो कई चरणों के बाद ये जो है इसकी क्रिया आती है। जैसे कि आप पहले ऑक्सीजन की कमी होगी, हाइपोक्सिया, फिर उसके बाद छात्रों एनोक्सिया, एनोक्सिया के बाद फिर एनोक्सिया के बाद इस्चीमिया, इस्चीमिया के बाद फिर नेक्रोसिस, नेक्रोसिस के बाद छात्रों फिर गैंग्रीन होता है, गैंग्रीन के बाद प्यूट्रिफिकेशन, लास्ट बॉडी सड़ने लगती है। तो ये नेक्रोसिस एक परिगलन, एक चरण है छात्रों। सेल हो या इंसान की मृत्यु के बारे में बात करें तो नेक्रोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जब हमारे जीवित शरीर के अंदर कहीं पे भी कोई कोशिकाएं अंदर ही अंदर सड़ जाती हैं, यानी खत्म हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का अगर हम लोग यहाँ पे देखें छात्रों तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है छात्रों, कहीं पे भी आपकी कोशिकाएं टूट सकती हैं, फूट सकती हैं और उनके अंदर क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, जिसको हम लोग परिगलन या नेक्रोसिस कहते हैं। हाइपोक्सिया से शुरू करके हम लोग प्यूट्रिफिकेशन तक जाते हैं। 10वां और बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है छात्रों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज इज कॉल्ड एटम बम्स। यानी कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनेलीज, पहली चीज तो हम ये समझ लें कि व्हाट इज, ठीक है, ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज क्या है छात्रों? हमारी कोशिकाएं जो शरीर में, आपको पता है कि शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, और आप जानते हैं अच्छी तरीके से शरीर में, ठीक है, यहाँ पे बहुत अरबों जो है कोशिकाएं, 10 की घात 13 करीब अरब कोशिकाएं हमारे शरीर उससे बन के तैयार हुआ है। अब छात्रों उसके अंदर ये आपसे कह रहा है कि शरीर कोशिका के अंदर एक ऐसा ऑर्गन्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, ठीक है छात्रों, आपने न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियोलस, इस तरह के बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। तो उन्हीं को ही, सेल ऑर्गन्स को ही हम लोग ऑर्गेनेलीज बोलते हैं, यानी कोशिका के अंगों को कोशिकांग बोलते हैं शुद्ध हिंदी में। तो कोशिकांग पूछा जा रहा है कि इसे हम परमाणु बम के नाम से जानते हैं। तो पहला है माइक्रोट्यूब्यूल्स, दूसरा है छात्रों न्यूक्लियोलस, तीसरा है गोल्जी बॉडी और चौथा है लाइसोसोम। तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है अक्सर एग्जाम में, जिसमें पूछा जाता है कि सुसाइडल बैग, ठीक है, आत्महत्या की थैली कोशिका के किस अंग को या कोशिकांग को कहते हैं? तब आपका उत्तर होगा छात्रों लाइसोसोम। लाइसोसोम एक पाउच, एक छोटी सी थैली होती है, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे होते हैं छात्रों। ये फटती है, सेल की तरह से कहा जाए कि उसकी डेथ हो जाती है, सेल का गला दिया जाता है, उसको पचाने में ये बड़ी भूमिका या अपना रोल निभाता है, जिसे हम कहते हैं लाइसोसोम, या इसी को छात्रों एटम बम भी कहते हैं, क्योंकि इसके ब्लास्ट यानी इसके स्प्लिट होने पर, टूटने पर सेल की क्या होती है? डेथ हो जाती है। लाइसोसोम को उनको हाइड्रोलाइजिंग गतिविधि के कारण एटम बम, हाउसकीपर, आत्मघाती बैग, कोशिका का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। लाइसोसोम का पीएच अधिक होता है, यानी कि उसका जो है वैल्यू जो है ज़्यादा होती है, क्षारीय, इसलिए वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जबकि वे बड़ी संख्या में कोशिका में फटते हैं, जिससे कोशिका मर जाती है छात्रों, उसकी डेथ हो जाती है। यानी कहने का मतलब है कि इसको हम लोग बोलते हैं सुसाइडल बैग, यानी आत्महत्या की छात्रों थैली बोला जाता है। 11वां प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहता है कि प्लांट जेनेटिक मटेरियल
यानी पादप के जो आनुवांशिक जो भाग होते हैं इन जीन बैंक आप सुन रहे होंगे, आजकल काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। जीन बैंक इज प्रिजर्व एज -196 माइनस में टेम्परेचर की बात कर रहा है इन लिक्विड नाइट्रोजन को -196 डिग्री पर रखते हैं। छात्रों शायद आपने क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी सुना होगा, क्रायो प्रिजर्व सुना होगा, बहुत सारी चीजों को रखा जाता है उसके अंदर। बस यही पूछ रहा है कि इनमें से प्लांट के कौन से भाग को प्रिजर्व किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन पर -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पहला कह रहा है अंकुर और विभज्योतक, सीडलिंग एंड मेरिस्टेम्स। दूसरा परिपक्व और विभज्योतक, मैच्योर एंड यहाँ पे मेरिस्टेम्स। तीसरा पूर्व परिपक्व बीज उच्च नमी के साथ रखे जाते हैं या पके हुए फल। तो छात्रों यहाँ मैच्योर और मेरिस्टेम्स। मेरिस्टेम विभज्योतक वो है जो कोशिका प्लांट के अंदर सबसे तेजी से जहां पर वृद्धि होती है, यानी कि पौधों के अंदर जहां पर तेजी से वृद्धि वाले जो भाग होते हैं उन्हें विभज्योतक कहते हैं। छात्रों सेल ग्रोथ करते हैं जहां पर बड़ी तेजी के साथ रैपिड सेल्स जो है डिवीजन होता है। मैच्योर एंड मेरिस्टेम्स को जो है कहाँ क्रायो प्रिजर्व में रखा जाता है, या आपसे कहा जाए कि डीएनए को, या कहा जाए छात्रों जो है भ्रूण को या डेड बॉडी को भी इसके अंदर रखा जा सकता है जो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। छात्रों जीन बैंक पौधों की आनुवांशिक सामग्री परिपक्व अवस्था में तरल नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर संरक्षित किया जाता है। मेरिस्टेम को संरक्षित किया जाता है। इस टेक्निक को क्रायो प्रिजर्वेशन नाम भी दिया गया। छात्रों इसको याद रखिएगा, क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर भी लाशों को रखा जा रहा। नया ट्रेंड आपने सुना भी होगा कि फ्यूचर में ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं कि लोगों को फिर से जिंदा किया जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने आपने सुना होगा कि अमेरिका के अंदर, खासतौर से रशिया के अंदर कुछ खास जगहों पर, कुछ यूरोप के अंदर जहां पर बॉडी को जो है प्रिजर्व किया जा रहा है, डेड बॉडीज को, आने वाले समय में ये कहा जा रहा है कि इनको फिर से जिंदा किया जाएगा, यानी आपके पूर्वज आपसे उठेंगे और बातचीत भी करेंगे। हो सकता है छात्रों जो भी है, अब हम नहीं आगे बता सकते, लेकिन ये क्रायो प्रिजर्व टेक्नोलॉजी आप याद रखिएगा। और किसके अंदर रखा जाता है ये भी सवाल एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। 12वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द न केवल एक जीव द्वारा ग्रहण किए गए भौतिक स्थान का वर्णन करता है, जहां पर वो रह रहा है उस स्थान को क्या ठीक है वर्णन करता है, बल्कि इसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। जीवों के समुदाय में इसको क्या कहते हैं, उस हिस्से को, उस भाग को जहां वो रह रहा है, जहां पर वो रहता है, टहलता है, फिरता है, खाता है, अपने जीवन यापन को चलाता है। छात्र उसको इकोनाइश बोलते हैं, यानी इको का जो है हिस्सा होता है। पारिस्थितिक तंत्र को उसको इकोसिस्टम बोलते हैं, इकोजोन बोलते हैं, या उसको हैबिटेट बोलते हैं। तो छात्रों आपको पता है कि हम फिजिकल और ठीक है जो है छात्रों जो है बायोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं, अगर आपसे कहा जाए बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर दोनों मिलकर एक जगह पे जहाँ रहते हैं वो एक हिस्से को बनाते हैं, उसे हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं छात्रों, जो हमारे चारों तरफ पाया जाता है, जिसमें हमें हवा भी है, पानी भी है, नमी भी है, ठीक है, प्रकाश भी है छात्रों, ये सभी चीज़ें हैं, मिट्टी भी है, ठीक है, उसके अंदर खनिज भी है और मानव शरीर है, उसमें पौधे भी हैं, जीव जंतु भी हैं, यानी जैविक और अजैविक घटक मिलकर एक एक स्थान पर जहाँ पे वास करते हैं, रहते हैं, आपस में एक दूसरे को जो है इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे पर प्रभाव छाप छोड़ते हैं। इससे को हम लोग छात्रों इकोसिस्टम कहते हैं। यहाँ पे दिए गए प्रश्न नंबर 12 के अंदर ऑप्शन बी जो होगा छात्रों यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगला है छात्रों मेजर पेस्टिसाइडल प्रॉपर्टीज आर प्रेजेंट इन। वेरी गुड क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो कह रहा है कि कौन सा पौधा है जिसमें पेस्टिसाइड्स टाइप का, यानी ये कह रहा है कि कीटनाशक गुण पाए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि नीम का नाम सुना होगा छात्रों, नीम जो होता है वो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। और आपने ये भी सुना होगा कि कीड़े मकोड़ों को, इंसेक्ट वगैरह को रिपेलेंट के रूप में, भगाने के रूप में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नीम से तमाम तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं जिसको आप जला देते हैं, नीम की पत्ती वगैरह, तो कीड़े मकोड़े पास नहीं आते और भाग जाते हैं। तो यहाँ पे जेट्रोफा है जिसे हम रतनजोत भी कहते हैं, कैस्टर्स है छात्रों, पोंगेमिया है और जामुन है। तो यहाँ पे अगर देखें तो दो विकल्प आपके लिए उपयुक्त लग रहे हैं, जेट्रोपा और पोंगेमिया। जेट्रोमा रतनजोत बोलते हैं छात्रों, जिसे बायोडीजल प्राप्त करते हैं, बायोडीजल जिसको एथेनॉल बोलते हैं, आप जानते भी होंगे। तो बायोडीजल कई पौधों से प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पे जो उपयुक्त विकल्प होगा जेट्रोपा है और साथ में पोंगेमिया भी है। दोनों हैं जो कि एक कहा जाए तो पेस्टिसाइड्स के रूप में भी इनका इस्तेमाल, कीटनाशक गुण से ये दोनों आपस में क्या है संलग्न होते हैं। इन कीड़े वगैरह को इससे बड़ी तेजी के साथ क्या होते हैं भागते हैं। तो कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल करने वाला पौधा है जिसका नाम है छात्रों जेट्रोपा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने छात्रों यहाँ पे 14 नंबर आ गया। ग्रीन ब्लॉक्स को किससे में संदर्भित किया गया? ग्रीन ब्लॉक्स आर रिफर्ड टू
ग्रीन ब्लॉक्स, देखिए ग्रीन ब्लॉक्स है, बॉक्स नहीं छात्रों, कई बार कंफ्यूजन होता है, एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स या ऑरेंज बॉक्स, येलो बॉक्स, येलो बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ये बॉक्स एक तरह के संकेतक है पैकेज के। ये छात्रों WTO की दोहा दौर के अंदर बात किया गया था। यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन है, इसलिए हम आपको बता दें, ग्रीन ब्लॉक्स लिखा है, ब्लॉक्स का मतलब होता है हरे बक्से, छोटे छोटे से क्यूब्स कह सकते हैं आप छात्रों। ग्रीन का मतलब होता है छात्रों इको फ्रेंडली, यानी पर्यावरण के अनुकूल ऐसे पदार्थों को जिसमें बॉक्स के रूप में बनाया जाए, जैसे ग्रीन मैन्योर आपने सुना होगा, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर का नाम सुना होगा। इसी तरह से यहाँ पे बात कर रहा है कि ग्रीन ब्लॉक्स आर रिफर टू, यानी ग्रीन ब्लॉक्स को हम किस में संदर्भित करते हैं, हरे आवरण से, ग्रीन मिनिस्ट्री हरित मंत्रालय से, बायो ब्रिक्स से, प्रोबायोटिक कर्ड दही से, ठीक है। तो बायो ब्रिक्स छात्रों, अगर हम यहाँ देखें, बायो ब्रिक्स का मतलब है कि जैव अवशिष्ट जो होते हैं पदार्थ, खरपतवार, झाड़ी, जंगल, ठीक है, घर से निकले हुए कचड़े वगैरह, काऊ डंग वगैरह, ऐसे कुछ पदार्थों को छात्रों जो है बालू के साथ मिलाकर इको फ्रेंडली जो है हाउस बनाने के लिए ब्रिक्स बनाए जाते हैं, जिनको हम लोग जो है यहाँ पे छात्रों बोलते हैं, ठीक है, ग्रीन ब्लॉक्स या बायो ब्रिक्स भी बोलते हैं। ये टिकाऊ होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं, ठंडे रखते हैं और हल्के होते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल करते हैं। जैव अवशिष्ट या कृषि से जो घास फूस निकलता है उसी में छात्रों बालू वगैरह मिला के, मोरंग मिलाकर इनको बनाया जाता है, ताकि ये आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त हो। पर्यावरण बिल्कुल ही इनसे नहीं पैदा होता है, ठीक है, किसी प्रकार के इसमें प्लास्टिक नहीं है, और जब चाहे छात्रों ये आगे चलकर गल भी जाएंगे, यानी कि ये बायोडिग्रेडेबल भी होंगे, यानी जैव निम्नीकरण के अंतर्गत इनको समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट वन, अगला छात्रों है, पशुपालन के साथ साथ खेती को क्या कहा जाता है? मिश्रित खेती, मिश्रित कृषि कहा जाता है, डेयरी खेती, डेयरी फार्मिंग, या ट्रक खेती कहा जाता है। छात्रों बड़ा अच्छा प्रश्न है कि व्हाट इज द फार्मिंग अलॉन्ग विद द एनिमल हस्बेंड्री, तो छात्रों इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब होता है मिश्रित जो है यहाँ पे खेती करना। मिश्रित खेती के साथ में छात्रों आपने पता होगा, साथ में अब आप सोच रहे हैं छात्रों डेयरी खेती, डेयरी खेती नहीं होती है, डेयरी फार्मिंग होता है छात्रों, ठीक है। यहाँ पे डेयरी फार्मिंग के लिए एक टर्म करते हैं, डेयरी जैसे उत्पाद हैं, दूध दही है, जो निर्भर करते हैं खेती के साथ में, यानी खेती से निकलने वाले प्रोडक्ट सीधा उन पे इस्तेमाल करते हैं, गाय है, चारा है, पशु है, खाद निकल रही है, तो इसको हम कह सकते हैं डेयरी। लेकिन यहाँ पे जो आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द फार्मिंग अलॉन्ग विद द एनिमल हस्बेंड्री, जीवों के साथ अगर किया जाए तो इसको हम लोग मिक्स्ड फार्मिंग के रूप में संदर्भ कर सकते हैं, या इसको चिन्हित कर सकते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। पशुपालन के साथ साथ खेती को मिश्रित खेती कहा जाता है। ऐसे प्रकाश, नमी, मिट्टी के पोषक तत्वों का अधिकतम लाभ मिलता है, विभिन्न स्रोतों से आय में वृद्धि भी होती है, साथ में जीव जंतु भी हैं और आपका खाने पीने का उनका इंतजाम भी यहाँ पे तैयार है। क्रमिक खाद किससे मिलती है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है छात्रों। वर्मी कंपोस्ट, इसका बड़ा ट्रेंड चला है, बड़ा चलन चला है, क्योंकि लोग थक के वापस आ रहे हैं। वापस आने का मतलब होता है केमिकल फर्टिलाइजर जो होते हैं छात्रों, जो जैव रसायन हैं, यानी कि जो उर्वरक हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों को नुकसान हो रहा है। अब चीज़ें समझ में आ रही, क्योंकि एक समय आया कि लोग ज़्यादा उत्पादन के चक्कर में, ठीक है, इको फ्रेंडली होना छोड़ दिए, यानी उन सब के अंदर पैसा कमाने की चाह, ठीक है, लक्ष्य को प्राप्त करने की चाह। अब वो कैसे प्राप्त होगा? आपने देखा है, इसे दूध वाले जो है भैंस को इंजेक्शन लगा देते हैं दूध प्राप्त करने के लिए, अब उसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़े उससे कोई मतलब नहीं, उत्पादन होना चाहिए छात्रों, है ना। तो हमारे यहाँ उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में जब केमिकल के ऊपर निर्भरता बढ़ी तो लोगों का दुष्परिणाम भी देखने को मिला, शरीर पर भी पड़ रहा है और पर्यावरण पर भी पड़ रहा है। तो लोगों ने अब क्या है, वापसी करना शुरू कर दिया। अब लोग इको फ्रेंडली बनने की कोशिश कर रहे हैं, पर्यावरण को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वर्मी कंपोस्ट के बारे में बात करें, नाम से साफ जाहिर है छात्रों, वर्म का मतलब होता है वार्म का मतलब होता है कृमि, केचुए वगैरह छात्रों खाद बनाते हैं, आपने देखा होगा, सड़ी गली सब्जी वगैरह रख दी जाती है, उसके अंदर केचुए को डाला जाता है, गोबर है उसमें आप डाल दीजिए, बेहतरीन खाद वो बनाते हैं, खाते हैं, और ठीक है, उनकी जो पॉटी और स्टूल होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा जैविक उर्वरता बढ़ जाती है। इसे हम लोग बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट या बायो फर्टिलाइजर भी हम लोग इसको बोलते हैं। जैव उर्वरक के रूप में भी छात्रों इसका इस्तेमाल किया जा सकता है बड़े अच्छे तरीके से। नेक्स्ट वन आप ये देख सकते हैं, इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट जैविक अपशिष्ट से सब्जियां, भोजन पोषक तत्वों से भरपूर जैविक खाद में बदलना शामिल है, और ये एक बहुत ही आसान और बहुत ही देखा जाए फेवरेबल कंडीशन है, जो कि इंसान को इस समय प्राप्त हो सकती है। गांव देहात में लोग बड़ी तेजी के साथ इस पर व्यापार भी करने लगे, यानी पैसा भी कमा रहे हैं वर्मी कंपोस्टिंग से। 17वां प्रश्न कहता है, कृषि भूमि को कुछ वर्षों तक बिना खेती के छोड़ना क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर का बेहतरीन क्वेश्चन है, और आप छात्रों से उम्मीद है कि आप इसका जवाब जान जाएंगे कि जमीन को बहुत दिन तक छोड़ देना, खाली, गहन खेती, परती खेती को स्थानांतरित करना, या निर्वाह खेती। छात्रों इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे परती,
परति का मतलब फॉलोइंग बोलते हैं इसको, यानी छोड़ देना। परति का मतलब वो भूमि जो अपना जानवर अनवर चर रहे हैं, उसी में पॉटी मलमूत्र कर रहे हैं, वो फर्टिलिटी भी उसकी बढ़ रही है। छात्र उसको कुछ समय के लिए छोड़ दें ताकि उसके अंदर जैविक जो फर्टिलाइजर जो उसके जो फर्टिलिटी पावर है वो इम्प्रूव हो जाए, बन जाए, धीमे धीमे करके वो फिर से रिगेन कर ले, क्योंकि दोहन होता है एक तरीके से। जब आप उस पर फसल उगाते हैं तो न्यूट्रिशन वगैरह आपकी फसल खींच लेती है, ज़मीन में उर्वरकता कम हो जाती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे छात्रों बिल्कुल करेक्ट होगा। 18वां प्रश्न कहता है जैव विविधता क्या? विविधता का मतलब छात्रों आपको पता ही है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में डाइवर्सिटीज। डाइवर्सिटीज का मतलब होता है वेरिएशन, विभिन्नता, एक से ज्यादा ना, करेक्टर्स हों, ग्रुप्स हों, एक से अधिक, ठीक है, विभिन्न विभिन्न प्रकार की जाति हों, प्रजाति हों, फ्लोरा फ्योना, ठीक है, इस तरह की चीजें हैं। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है व्हाट इज बायोडाइवर्सिटीज। अब बायो का मतलब ही होता है छात्रों जीवित, यानी कि चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल हो, ठीक है। कह रहा है एक जंगल में कई प्रकार के वनस्पति और जीव जब रहते हैं तो उन्हें हम बायोडाइवर्सिटीज कह सकते हैं। कई वनों में कई प्रकार के वनस्पति और जीव रह सकते हैं। एक जंगल में एक प्रजाति की कई आबादी है, उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो छात्रों देखिए यहाँ पे ज़्यादातर लर्नर जो है वो ऑप्शन डी लगाएंगे, लेकिन कुल मिला के हमें टू द पॉइंट पर आना है। जो सीधा सीधा जवाब है मैनी टाइप्स ऑफ फ्लोरा और फोना इन द फॉरेस्ट, यानी जीव और जंतु, ठीक, जीव जंतु और पादप, यानी फ्लोरा और फोना का मतलब होता है कि वनस्पति और जीव, यानी कि बॉटनी और जूलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी दोनों मिलकर जब विभिन्न प्रकार की इनकी जातियां एक स्थान पर रहती हैं, इसी छात्रों हम लोग बायोडाइवर्सिटीज कहते हैं, जैव विविधता। ये बहुत पुराना टर्म नहीं है, 2010 के अंदर आपको पता होगा कि इसके लिए जैव विविधता प्रोटोकॉल वगैरह भी बनाए गए। 19वां प्रश्न कहता है टू कंजर्व कोरल रीफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर वन ऑफ द गवर्नमेंट एज ए मराइन पार्क। किसे जो है मरीन पार्क बनाया गया है, किसको बचाने के लिए छात्रों? प्रवाल भित्तियों को, जो कोरल होते हैं, मूंगे होते हैं, मूंगे की जो चट्टान होती है समुद्र के अंदर, जो तलछटी होती है, यानी छिछले जो समुद्र के अंदर सागर में आपको पता होगा कि जहाँ हल्की सी धूप भी पड़ा करती है, कम गहरे होते हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इकोसिस्टम होता है ओशियन के अंदर। अगर आप देखें वो आप देखेंगे तो वो कोरल द्वीप होते हैं, मूंगे होते हैं, वो काफ़ी तेज़ी के साथ नष्ट हो रहे हैं। उनको बचाने के लिए, संरक्षण के लिए सरकार अलग अलग जगहों पर चिन्हित करके उनको उनके संरक्षण के लिए कदम उठा रही। उसी के संदर्भ में एक सवाल पूछा गया 18वां 19वां कि सरकार को मरीन पार्क किसे घोषित किया? कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप का समूह, मन्नार की खाड़ी, अंडमान द्वीप समूह। तो छात्रों रन ऑफ कच्छ जानते होंगे, या यहाँ पे आप कच्छ की खाड़ी जानते होंगे गुजरात के पास में, इसे छात्रों क्या बनाया गया है? इसे संरक्षण के लिए क्या किया गया? सरकार ने घोषित कर दिया है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, तो आपको पता ही होगा, ठीक है। इसके लिए सरकार ने क्या किया है कि समुद्री पार्क घोषित कर दिया है। समुद्री पार्क होता है जैसे बायोलॉजिकल पार्क होता है, जैसे बॉटनिकल पार्क होता है छात्रों, बॉटनिकल गार्डन होते हैं। तो उसी तरह से उसका रिजर्व करने के लिए, लोगों से बचाने के लिए वहाँ पर इतना ज़्यादा छेड़खानी न की जाए, जिससे कि ये संरक्षित आगे हो सके। 20वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित 3 आर में से किसे पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है? यहाँ पे जो कैपिटल आर है छात्रों, इसमें आपको बताना है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, 3 बार आर आर आर। रिड्यूस, रीबिल्ड, रिस्ट्रिक्ट, रैंडम, रिड्यूस, रिकॉल, रीड, रजिस्टर, रिकॉल, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। तो आप पहली दृष्टि में आप देखते ही आप चीज़ों को समझ जाएंगे इसके अंदर, कि आपको लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है उत्तर बिल्कुल सही है। छात्रों अगर आप विकल्प 4, तीसरा, चौथा देखें तो आपको 3 आर के संदर्भ में आंसर मिल रहा है। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, रीयूज का मतलब होता है पुनः दोबारा इस्तेमाल करना, और रिसाइकिल का मतलब होता है नष्ट करके फिर से उसी से कोई नया उत्पाद बना लेना। छात्रों आपने अक्सर देखा होगा हमारे यहाँ जो उत्पाद होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, पैकेजिंग होती हैं, उसकी बॉटल वगैरह पे ये 3 आर लिखा रहता है, या एक एरो बना रहता है रिसाइकिल टाइप का, उस तरह से आपने देखा होगा, इस तरह के उसमें एरो बने होते हैं इस तरह से। तो वो एरो संदर्भित करते हैं, आपने देखा होगा इस तरीके से, वो रीयूज, रिसाइकिल, ठीक है, और यहाँ पे कह सकते हैं रिड्यूस, ठीक है, कम यूज करें, रिसाइकिल करें और उसको रीयूज भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हम लोग पर्यावरण फिर बचा रहेगा, इससे क्या होगा प्रदूषण कम से कम होगा, यानी कि छात्रों पर्यावरण को बचाए रखने के लिए 3 आर का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे बहुत सारे फायदे भी हैं छात्रों, क्योंकि देखिए लागत भी कम आएगी, ठीक है, क्योंकि आप कहाँ से इतना प्लास्टिक लाएंगे, कहाँ से इतना कांच लाएंगे, कहाँ से सेरेमिक लाएंगे, तो उनका रीयूज भी कर सकते हैं, रिसाइकिल। 21वां प्रश्न कहता है किसी वस्तु का द्रव्यमान, अब भौतिक विज्ञान के प्रश्न है बड़े अच्छे, किसी वस्तु का द्रव्यमान छात्रों, जिसे हम एम कहते हैं, मास, द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। छात्रों यहाँ पे अगर हम बात करें, चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये बदल जाता है स्थान से स्थान, रिमेन सेम एवरीवेयर, सब जगह बराबर रहता है,
इज इक्वल टू इट्स वेट, ये अपने भार के बराबर होता है। इट्स ग्रेटर एट माउंटेन, ये माउंटेन पे जाने पर ज्यादा हो जाता है। तो छात्रों इसके लिए एक ही उत्तर होगा कि द्रव्यमान ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं बदलता बल्कि भार बदलता है, वेट अलग होता है, मास अलग होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि रिमेन सेम, अनचेंज, अगर आपसे कहे विच इज अनचेंज, इसमें से क्या अनचेंज रहता है, क्या नहीं बदलता, द्रव्यमान या मास, द्रव्यमान या जो है भार, तो आप कहेंगे द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी होगा छात्रों, ये कभी भी कहीं भी नहीं बदलता बल्कि क्या है, कांस्टेंट होता है, वेट चेंज होता है। अगला भौतिक विज्ञान का प्रश्न है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क। टॉर्क का मतलब होता है छात्रों बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का मतलब बल तो लगा है छात्रों लेकिन गुणन के साथ में, गुणन, जैसे आपने देखा होगा कुम्हार की जो चाक होती है किनारे, वो रखता है होल, उसमें लकड़ी लगा के घुमाता है। दरवाजे के हैंडल आपने देखा होगा कि बिल्कुल किनारे दरवाजों के ऊपर लगाए जाते हैं ताकि दरवाजा खोलने और बंद होने में आसानी रहे। छात्रों आपने हैंडल देखा होगा हैंडपंप का, तो जितना लंबा हैंडल रहेगा उतना आपको बल भी कम लगेगा, क्योंकि छात्रों यहाँ पे बल आघूर्ण के जो फार्मूला है वो ये है F इंटू आर है छात्रों, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आर क्या है छात्रों, जो है केंद्र से ली गई उसकी दूरी है जहाँ पर बल लगाया जा रहा है, ठीक है। बल परपेंडिकुलर होता है, लंबवत काम करता है। टॉर्क के कह रहा है बल आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो छात्रों बल का मात्रक जो है न्यूटन होता है, और आपको छात्रों पता ही होगा आर क्या है, लंबाई है छात्रों, तो इसको हम मीटर में कह सकते हैं। तो आपका उत्तर बनेगा न्यूटन मीटर। तो ये विकल्प हो गया आपका ऑप्शन बी, न्यूटन मीटर, ये है बल आघूर्ण छात्रों, ठीक है। तो यहाँ पे आपको न्यूटन मीटर होगा, फोर्स पर्टिकुलर डिस्टेंस जो होती है, ठीक है। जैसे आपने दरवाजे का हैंडल है, किनारे से जहां पर कब्जे लगे, हिंज लगे, वहां से लेकर जहां बल लगा रहे उसके बीच की दूरी आर होगी। 23वां प्रश्न कहता है यदि कोई पिंड वृत्तीय गति में एक समान चाल से गति करता है तो इसका त्वरण बढ़ता रहेगा, यानी एक्सेलरेशन एक्सेलरेट करेगा, इसका त्वरण शून्य हो जाएगा, इसका वेग बदलता रहेगा, इसका वेग एक समान होगा। तो छात्रों एक ध्यान बात दीजिएगा कि एक वृत्त है, ठीक है। आपको पता है कि वृत्त पे जब पिंड है जो चक्कर लगा रहा है, मान लीजिए, उसकी दिशा क्या होगी, लगातार बदलती रहेगी। और आपको पता है कि दिशा जो होती है छात्रों अगर बदलती रहेगी, यानी कि इसके अंदर आपको पता है परिवर्तन हो रहा है। दिशा बदलने का मतलब यह है कि आपने पढ़ा होगा सदिश राशि और अदिश राशि, स्केलर और वेक्टर। तो वेलोसिटी क्या है छात्रों, वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी दिशा बराबर बदल रही है, यानी कि आपने देखा है तो इसका वेग बदल रहा है। तो छात्रों क्या होगा, क्योंकि जब पिंड चक्कर लगा रहा वृत्त पर तो दिशा बदल रही, जब दिशा बदल रही इसका मतलब कि वो एक सदिश राशि है, और जब सदिश की बात करें तो वेग की बात करेंगे छात्रों, तब चाल की नहीं। तो वेग क्या है छात्रों, लगातार यहाँ पे बदलता रहेगा, हर बिंदु पर आपको पता वेग परिवर्तन को दर है तो फिर त्वरण भी पैदा होगा, यानी वेग है तो त्वरण है, अगर वेग नहीं है छात्रों तो त्वरण शून्य होगा, ठीक है। अगर नियत वेग से कोई पिंड जा रहा है तो क्या होगा छात्रों की, उसका त्वरण शून्य होगा, तो त्वरण होगा, त्वरण शून्य नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत है। इट एक्सेलरेशन इंक्रीज और डिक्रीज हम ये बात कह नहीं सकते, इसलिए विकल्प एक को हम नहीं कहेंगे। इट इज ए वेलोसिटी यूनिफॉर्म कह नहीं सकते, क्योंकि लगातार वृत्ताकार मार्ग है छात्रों, एक सीधी रेखा में नहीं, इसलिए दिशा बदल रही, दिशा बदल रही, सदिश राशि, इसलिए आपको पता है वेग क्या सदिश राशि है, और चाल छात्रों एक अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटीज है। 24वां प्रश्न कहता है कि प्रक्षेप गति में कुल उड़ान का समय, यानी आपने देखा है भाला फेंक, चक्का फेंक, ठीक है। आपने देखा होगा छात्रों ना, जैसे आपने ओलंपिक्स में जो मेडल लाया उनका भी देखेंगे, नीरज चोपड़ा जी को अभी आप जानते हो भाला फेंकते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन छात्रों। भाला जितनी देर जो है हवा में रहा, जमीन के संपर्क में नहीं आया, जब उसको फेंका गया उसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के टाइम में टोटल फ्लाइट टाइम, कितनी देर वो भाला हवा में रहा, जमीन के संपर्क में नहीं रहा छात्रों, वो किसके बराबर होता है, तो वो कह रहा है इक्वल टू टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम हाइट, यानी कि जो भाला है ये मान लीजिए ये फेंका गया छात्रों, ये इसके बारे में आपसे कह रहा है ये मैक्सिमम हाइट है, ये एच मैक्सिमम है, ठीक है। ये हाइट में इतना जहां जाने में जो उसको समय लगा होगा इसके बराबर टाइम लगा जो है पूरे भाले को हवा में रहने में, 3 गुना जो है रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम हाइट, यहां तक ले जाने में जो टाइम लगा होगा उसका 3 गुना टाइम लगा होगा यहां तक। कह रहा है कि 4 टाइम द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम हाइट, 4 गुना टाइम लगा होगा पूरी मैक्सिमम हाइट में जितना टाइम लगा है, टू इज द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम हाइट। चौथा ऑप्शन ठीक होगा छात्रों, ये यहाँ पे आपको पता होगा, यहाँ आपने पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे 2t के बारे में पढ़ा होगा, 2t cos थीटा अपान g पढ़ा होगा, ठीक है छात्रों। 2t का मतलब ये दुगना टाइम लगता है, ठीक है, यानी कि जो मैक्सिमम हाइट में जो टाइम लगेगा उसका दुगना टाइम लगेगा उसको हवा में रहने में, भाले में, जब तक कि वो एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक जाकर गिरता नहीं। इसलिए दिए गए क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर ऑप्शन डी जो होगा
वो बिल्कुल ठीक होगा छात्रों, यानी करेक्ट होगा। 25वां प्रश्न कहता है बलागुण की दिशा क्या। अभी जस्ट पहले हम लोगों ने पढ़ा कि बलागुण टाउ बराबर F इंटू आर होता है। बल गुणे जो है छात्रों हमने आपसे बताया था लंबवत दूरी जिस जगह से वो काम कर रहा है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, पैरेलल टू द रेडियस। छात्रों लागू बल की दिशा के लंबवत होता है टाउ एफ इंटू आर। छात्रों ध्यान दीजिए कि फार्मूला है, ठीक है। आर क्या है ये आपको बता दे, दूरी है केंद्र से ली गई, जहां पे दरवाजा है हिंज से लेकर जहां पर आप बल लगा रहे हैं उसके बीच में आर डिस्टेंस होती है, ठीक है छात्रों। जो बल लगता है वो लंबवत लगता है उसके दूरी के, तो लागू बल की दिशा के लंबवत होगा। दिए गए 25वें प्रश्न में ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है छात्रों एक तोप का गोला दागा जाता है, इस गेंद की गति किस प्रकार की गति होगी, यानी तोप का कैनन से एक कैनन बॉल इज फायर्ड। तो आपको पता ही है छात्रों, आपने देखा है कि तोप का गोला जो होगा वो इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो इसको सीधी रेखा गति कहेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन, या प्रोजेक्टाइल मोशन, हाइपरबोलिक या हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है छात्रों। प्रक्षेप गति अति परवलयकार, ये अति परवलयकार छात्रों को होता है हाइपरबोलिक जिसे बोलते हैं, और एक छात्रों होता है प्रोजेक्टाइल। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, परवलयकार जो है पथ को करेगा, ना कि अति परवलयकार। यहाँ पे देख लीजिए छात्रों ये है, इसको छात्रों हम लोग बोलते हैं परवलयकार, ठीक है। अति परवलयकार जो है बिल्कुल आपने देखा होगा वो एक अति परवलयकार जो होगा वो एकदम बिल्कुल यहाँ से यूं बनेगा, अति परवलयकार, ठीक है छात्रों। तो ये परवलयक होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन सिंपल ही है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने से प्रश्न क्या होगा गलत हो जाएगा छात्रों। अपवर्ड फोर्स ऑन ए फ्लोटिंग बॉडी इज कॉल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन है कि आपने जो है पानी में कोई वस्तु को या मग को बाल्टी को डुबोया तो आपने देखा ऊपर की ओर क्या लगता है, एक बल लगता है जिसे हम झटका कहते हैं, जर्क, उछाल बायोन्सी, आर्कमिडल फोर्स कहते हैं, आर्कमिडीज का बल कहते हैं, या एंटी ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बल बोलते हैं छात्रों। इसका सही बल जो है वो बायोन्सी है जिसको हम कहते हैं उत्प्लवन। उत्प्लवन बल जो होता है थ्रस्ट फोर्स होता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करता है जिससे कि वस्तु और या व्यक्ति या बाल्टी या कोई भी सामग्री जल के अंदर हल्की प्रतीत होती है छात्रों। क्वेश्चन नंबर 27 का अगर हम देखें तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, जिसे छात्रों हम लोग कहते हैं बायोन्सी। नेक्स्ट वन अगला प्रश्न 28वां, जब कोई बस अचानक चलती है यानी कि वो छात्रों रुकी हुई थी तो बस में सवार यात्री पीछे की ओर गिर जाते हैं। जैसा कि आपको पता है ये घटना किस चीज का उदाहरण है। अब बड़ा कंफ्यूजन है छात्रों, यहाँ पे आपको सीधा से बता दें, एक नियम है न्यूटन के 3 नियम में से, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम जिसमें आपने पता होगा कोई वही वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहेगी जब तक कि उसके ऊपर बाह्य बल लगाकर उसकी दिशा में परिवर्तन ना किया जाए, यानी इसको रोका ना जाए या बढ़ाया ना जाए, दोनों बातें। बस रुकी थी आगे बढ़ गई तो विश्राम की जड़ता थी कि गति की जड़ता थी या दिशा की जड़ता थी, इनमें से कोई नहीं। छात्रों देखे तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि वो रेस्ट पे थी, इनर्शिया का मतलब जड़त्व का, रुकी हुई थी क्योंकि उस पर कोई बल कार्य कर रहा था, बल की दिशा के विपरीत यानी उस पर हमने कार्य किया और उसकी गति के अंदर यानी परिवर्तन कर दिया, यानी स्थिर से गतिमान कर दिया गया। बस जब गतिमान हो गई, आप स्थिर थे तो यहाँ पे होगा विश्राम की जड़ता, क्योंकि हम विश्राम स्थिति पे थे, बस गतिमान हुई, हम नहीं, हम तो स्थिर थे, इसलिए बस के पीछे गर्दन हमारी पीछे की ओर चली जाएगी। चलती हुई बस में अगर ब्रेक लग जाए तो विकल्प दूसरा आप लगाएंगे कि भी गतिमान की जड़ता, चलती हुई बस में आपके ब्रेक लग जाएगा, आप गतिमान रहेंगे, बस जो है स्थिर हो जाएगी। छात्रों न्यूटन का पहला नियम है जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया या गैलीलियो लॉ भी बोलते हैं। 29वां प्रश्न, एक घूर्णन पिंड पर एक बड़े बल का परिणाम बड़ा होता है छात्रों। लार्ज फोर्स ऑन ए रोटेटिंग बॉडी रिजल्टिंग इन ए लार्जर, क्या होगा, यानी कह रहा है कि एक लार्ज फोर्स अगर कोई घूमती हुई वस्तु पर एक बड़ा बल हम लगाते हैं तो उसका रिजल्टेंट यानी क्या चीज उसमें बड़ी हो जाएगी, इनमें से कौन सा जो यूनिट है मान है वो बड़ा हो जाएगा। द्रव्यमान बहुत ज्यादा हो जाएगा, बल आघूर्ण रोटेशन की दूरी, एक्सिस ऑफ रोटेशन, द्रव्यमान का केंद्र। छात्रों बल का आघूर्ण बड़ा हो जाएगा, यानी बल आघूर्ण हमने बताया था टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर है, लगने वाला बल ज्यादा होगा तो बल आघूर्ण का मान भी बड़ा होगा, क्योंकि लार्ज फोर्स क्रिएट किया गया है उसके ऊपर, यानी बल बढ़ाएंगे तो द्रव्यमान किसी वस्तु पर बल के प्रभाव को बल आघूर्ण कहते हैं। जितना अधिक बल लगेगा बल आघूर्ण भी उतना ज्यादा होगा, तो टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर है। आर क्या है छात्रों हमने आपसे बताई थी। तो ये छात्रों आज कुल 29 प्रश्न हमने कराए, वैसे हम 30 प्रश्न कराते हैं। आपको उम्मीद है कि कुछ चीज़ें यहाँ पे समझ में, काफ़ी कुछ आपको यहाँ सीखने को भी मिलेगा। इसी तरह से हम चाहते हैं कि हमारी हर जो है कक्षा जितनी भी हैं हमने आपको पिछली कराई उनको भी कर लीजिए बिफोर एग्जामिनेशन, और जो हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं इनको भी बखूबी बराबर अटेंड करें, शुरू से लेकर अंतिम तक क्लास करें। आप लोगों को उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आई होंगी। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी से हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट सभी लोगों को, थैंक यू।